हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे ज्योग्राफी की एक वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हम ज्योग्राफी को कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टॉपिक जो सिलेबस में आता है यूपीएससी के, उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे होलिस्टिकली कवर करेंगे। हमारे यहाँ पे सोर्सेज होंगे एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th। इसके अलावा जीसी लियोंग से भी हमने कुछ टॉपिक्स को लिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के पहले लेक्चर के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपकी एजुकेटर हूँ मयूरी भागवानी, एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से ही। मैं जितने भी लेक्चर्स यहाँ लूँगी उन सभी की पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और अब देखते हैं क्या हमारा प्लान है कंप्रहेंसिवली ज्योग्राफी को कवर करने का। तो देखिए, हम यहाँ पे दो सेगमेंट्स में ज्योग्राफी को कवर करेंगे, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक है इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पहले हम देखेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ लेंगे, जिसमें हम पूरा स्पेस, सोलर सिस्टम, अर्थ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस देखेंगे, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट एज वेल एज यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें। जियोमॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, और उसके बाद ओशनोग्राफी देखेंगे। इन सब के अलावा हम यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे इंडिया की, जिसमें हम अलग अलग डिविजन्स देखेंगे इंडिया के। इंडियन क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे, एंड दैट टू विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि ना सिर्फ आपको जो टॉपिक है वो समझ आए, बल्कि आपकी उसके ऊपर पकड़ भी बने विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू मेंस। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्या आपने भी कभी ऐसे स्काई को देख के आप भी कभी फैसिनेट हुए हो, या फिर कभी आपको भी उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हुई होगी? क्योंकि हर ह्यूमन को जब भी वो स्काई की तरफ देखता है तो बहुत सारी क्यूरियोसिटीज उसे घेर लेती हैं। तो उन सभी क्यूरियोसिटीज को हम यहाँ पे डीमिस्टिफाई करेंगे, डिकोड करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज हम देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ को। यहाँ पे ना सिर्फ हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे थ्योरीज कि किस तरह से यूनिवर्स और अर्थ की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं यूनिवर्स क्या होता है। देखो, यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें स्टार्स आ गए, फिजिकल मैटर आ गया, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सब आ गई, जितने प्लैनेट्स हैं, जितनी गैलेक्सीज हैं, वो सब कुछ मिला के बनता है यूनिवर्स। ओके, तो यूनिवर्स का एक पार्ट है हमारी गैलेक्सी, जो कि है मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में कौन कौन आता है? सन और 8 प्लैनेट्स। उन 8 प्लैनेट्स में से एक है अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से लिंक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज पढ़ते हैं थ्योरीज, ठीक है, कि किन थ्योरीज के बेसिस पे हम ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझ सकते हैं। देखो, ये मेनली मेंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, लेकिन आजकल यूपीएससी भी काफी ज्यादा कंसेप्चुअल हो गया है, ट्रिकी हो गया है। तो कोशिश करते हैं कि हम इनको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देख लें। तो देखो, थ्योरीज की बात करें तो अर्लियर थ्योरीज का क्या मानना था और मॉडर्न थ्योरीज का क्या मानना है वो देखेंगे, ठीक है। तो पहली थ्योरी है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस नाम से समझ आ रहा है, नेब्यूला से रिलेट करती है ये, ठीक है। नेब्यूला इज अ कांस्टेंट मास, ओके। तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस सबसे पहले दी किसने? ये प्रपोज की थी इमैनुअल कांत ने। ये जर्मनी के एक बड़े साइंटिस्ट हैं, इमैनुअल कांत ने दी थी, और इसको एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन लैपलेस ने रिवाइज किया था। तो जो थ्योरी ओरिजिनली दी गई थी वो ये थी, इसमें ये माना गया कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कैसे बने? सबसे पहले एक यूथफुल सन था, मतलब एक बहुत ज्यादा न्यूली जिसका ओरिजिन हुआ था, ऐसा स्टार था सन, ठीक है। तो ये यूथफुल सन जो स्लोली रोटेट करता था अपनी एक्सिस पे, इस स्टार यानी कि इस सन के आसपास मटेरियल जो था, क्लाउड के फॉर्म में एक मटेरियल जमा था, और इसी क्लाउड फॉर्मिंग मटेरियल से प्लैनेट्स बने हैं। इसको जब रिवाइज किया गया लेप्लास के थ्रू, लेप्लास के द्वारा, तो इसमें उन्होंने एक्रीशन की थ्योरी दी। एक्रीशन में ये कहा गया कि जो सन, आपने जिस सन की बात की, जो यूथफुल स्टेज में है और जो स्लोली रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे, उसके आसपास जिस मटेरियल की बात करी आपने, वो मटेरियल और कुछ नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट है। और इसी हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट के क्लाउड से जो
पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, उन्हीं पार्टिकल्स के फ्रिक्शन से, कोलिजन से या फिर उनके कंडेंसेशन से प्लैनेट्स बने हैं। ये कहना था नेबुलर हाइपोथेसिस में इमैनुअल कांत और लेप्लेस का। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। इनका कहना है कि एक सन है, ठीक है, सन बहुत यूथफुल स्टेज में था जब वो स्लोली रोटेट करता था, और उसके आसपास जो बॉडी ऑफ मासेस थी, जो हीलियम, हाइड्रोजन, डस्ट के फॉर्म में थी, उन्हीं से कंडेंस होके बना है हमारा अर्थ। ओके, एंड पूरा सोलर सिस्टम और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब। सेकेंड थ्योरी देखते हैं, प्लैनेट साइमल हाइपोथेसिस। देखो, जब भी साइमल आ जाता है ना कोई वर्ड, साइमल, तो साइमल का मतलब होता है रिजेंबलिंग टू, ठीक है। तो प्लैनेट साइमल मतलब ऐसा कोई बॉडी जो प्लैनेट से रिजेंबल करती है, प्लैनेट जैसी है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्लैनेट साइमल हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बोला था, पहले ये देख लेते हैं। देखो, ये दी किसने थी, चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने दी थी ये। और इसमें कहा क्या गया था, इसमें कहा गया कि एक वैंडरिंग स्टार सन के पास आया, ठीक है। सन जो खुद एक स्टार है, उसके पास एक दूसरा स्टार आया और उस स्टार ने सन के ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट किया कि सन का कुछ पोर्शन निकल के अलग हो गया, सेपरेट हो गया, और ये सिगार फॉर्म में जमा हो गया साइड में सन के, ठीक है। और इसी सिगार फॉर्म्ड जो मटेरियल था जो सन के पास में जमा हो गया, उसी के कंडेंसेशन से आगे चल के प्लैनेट्स बने हैं। तो एक wandering star that approached the sun and led to the separation of cigar-shaped material from the solar surface, and this cigar-shaped material later condensed into planets and started to move around the sun. तो यही जो आसपास, सन के आसपास जो जमा हो गया था मटेरियल बिकॉज ऑफ द सेपरेशन, वही मटेरियल आगे चल के कंडेंस होता है प्लैनेट्स में, और यही प्लैनेट्स जो हैं आसपास मूव करने लग जाते हैं सन के इन डिफाइंड ऑर्बिट्स। ओके, ये थ्योरी थी सेकंड थ्योरी, प्लैनेट साइमल थ्योरी। थर्ड थ्योरी, जो कि हमारी मॉडर्न थ्योरी भी है, ये थ्योरी सबसे ज़्यादा आज की डेट में रेलिवेंट है और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड थ्योरी है। इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब है एक्सपांडिंग यूनिवर्स थ्योरी। देखो, नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड हो रहा है, ये चीज़ कहती है ये थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं किसने प्रपोज की। तो जॉर्ज लेमात्रे ने इसको प्रपोज किया था 1927 में, और एडविन हबल ने इसको आगे जाके सपोर्ट भी किया है, ठीक है। कई सारे इन्होंने एविडेंसेस दिए हैं इस थ्योरी के लिए। तो ये मॉडल क्या समझाता है, ये मॉडल कहता है कि यूनिवर्स जो है ये इनिशियल स्टेज से लेके आज तक में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुआ है, ठीक है, और यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपांड हो रहा है। देखो, इसका मतलब क्या है, मैं आपको स्टेजेस से समझाती हूँ। इनका मतलब ये है कि शुरुआत में एक कोई टाइनी सी बॉडी रही होगी जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी रहा होगा। ये वायलेंटली एक्सप्लोड हुई और एक्सप्लोड होने के कारण यूनिवर्स बना, ठीक है। यूनिवर्स बनने के बाद जो मटेरियल यहाँ पे जमा हो गया वो कंडेंस हुआ, और कंडेंस होके प्लैनेट्स बने, और जो भी वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो बनी। ओवर द टाइम ये जो बॉडीज़ हैं, जो गैलेक्सीज हैं, एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही हैं। यहाँ पे आप देखिए, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सिंगुलैरिटी। तो ये जो आपको एरो दिख रहा है ये दिखाता है स्टेज ऑफ सिंगुलैरिटी को। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखो, सिंगुलर प्लूरल आपने बचपन में पढ़ा होगा। सिंगुलर मतलब होता है कोई एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताता है कि ये जो बॉडी है ये सिंगुलैरिटी को दिखाती है। ये शुरुआत में सिर्फ एक सिंगल बॉडी थी, टाइनी बॉडी थी, जिसका बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट टेम्परेचर और डेंसिटी था। ये एक्सप्लोड हुई और ओवर द टाइम ये इस तरह से डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है। तो ये डार्क एजेस थे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये एक्सप्लोड होने के कारण जो पूरा मटेरियल यहाँ पे जमा हो गया था, दैट वाज द एज ऑफ डार्क एज। उसके बाद पहली बार स्टार्स अपीयर हुए आफ्टर 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग, ठीक है। तो बिग बैंग के 300 मिलियन ईयर्स के बाद पहली बार स्टार्स अपीयर हुए, और उसके कई सालों बाद बिग बैंग के 1 बिलियन ईयर के बाद यहाँ पे गैलेक्सीज अपीयर हुई। गैलेक्सीज क्या होती हैं, देखो, गैलेक्सीज आर द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो होती हैं गैलेक्सीज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गैलेक्सी के बारे में भी, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे गैलेक्सीज अपीयर हुई, और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गैलेक्सीज फिर भी पास पास में है। आज की डेट में अगर बात करें
तो यहाँ पे देखिए गैलेक्सीज दूर दूर होती जा रही हैं। ओके, और अगर आप इसमें और आगे जाएंगे ऑन द स्केल ऑफ टाइम तो ये और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये और ज़्यादा स्पेशियस हो जाएंगी। तो कोई गैलेक्सी यहाँ है, फिर कोई गैलेक्सी यहाँ है। तो बेसिकली जो यूनिवर्स है, जो गैलेक्सीज हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा कहती है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, और यहाँ पे इसी से मिलता है हमको प्रिंसिपल ऑफ सिंगुलैरिटी भी। ठीक है, अब देखिए सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में आप सभी को पता होगा, सोलर सिस्टम में हमारे पास एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं। देखो बचपन में पढ़ते थे 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब 8 हो गए हैं। और ये 8 कब हुए हैं? 2006 में। 2006 में इसे 8 प्लैनेट्स बता दिया गया था 9 की जगह। क्यों? क्योंकि तब नई डेफिनेशन आई थी, IAU ने डेफिनेशन दी थी प्लैनेट्स की, उसके बाद से ये हुआ। ठीक है, तो ये है हमारा सन, देन दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है हमारा मून, ये है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब देखो यहाँ पे आपको रिंग सिर्फ सैटर्न के आसपास दिख रही है ना, लेकिन जितने भी जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, जोवियन प्लैनेट्स क्या हैं और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या हैं, ये बता देती हूँ। जो शुरू के 4 प्लैनेट हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये रॉकी फॉर्म में है। और जो आखिरी के 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें गैसियस या जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली गैसियस फॉर्म में है या फिर आइस के फॉर्म में कंडेंस है। तो इन चारों जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, इन चारों के आसपास रिंग्स होती हैं असली में। अगर आप रियलिटी चेक करें तो इन चारों के आसपास रिंग्स होती हैं, लेकिन जो विजिबल है वो सिर्फ सैटर्न की है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बाकी तीनों में भी, जो जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून है, उसमें भी रिंग्स होती है, तो यस होती है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एक बेल्ट देखने को मिलेगा, जो कि जिसको कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है? यहाँ पे रॉक्स के कुछ टुकड़े जो हैं इस बेल्ट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ओके, तो इनको कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉइड सिर्फ इनके बीच में ही मिलेंगे, मार्स और जुपिटर के बीच में ही मिलेंगे, ये कहीं और भी मिल सकते हैं। मोस्टली सन और अर्थ के बीच के रास्ते में कई बार एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आफ्टर नेपट्यून, यहाँ पे जो बेल्ट है इसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। ठीक है, क्यूपर बेल्ट इसी तरह से जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट है, वैसे ही यहाँ पे क्यूपर बेल्ट होता है। यहाँ पे कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एरिस, मैकमैक, प्लूटो। ठीक है, प्लूटो को अब ड्वार्फ स्टार की या ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक एक चीज़ को। सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो देखो सोलर सिस्टम से पहले समझते हैं गैलेक्सी क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था गैलेक्सी एक फॉर्मेशन और ग्रुप ऑफ स्टार्स है, और इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सन खुद एक स्टार है। ठीक है, और यहाँ पे ऑन टोटल 100 बिलियन गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, जिसमें से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। अर्थ जो है, सोलर सिस्टम जो है हमारा, वो मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है। मिल्की वे गैलेक्सी कैसी है? स्पाइरल है शेप में। और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार स्टेट PSC, बैंकिंग, UPSC प्रीलिम्स तक में पूछा जाता है कि कौन सी गैलेक्सी नियरेस्ट है। तो एंड्रोमेडा जो है वो नियरेस्ट गैलेक्सी है, और लेटेस्ट गैलेक्सी है ड्वार्फ गैलेक्सी। ओके, जो लेटेस्ट डिस्कवर हुई है। नाउ सोलर सिस्टम की बात करें तो सन और 8 प्लैनेट, इन 8 प्लैनेट्स के अलोंग इनकी सैटेलाइट्स भी हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ये चारों प्लैनेट्स हैं इनकी कई सारी सैटेलाइट्स हैं, और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसकी हैं? जुपिटर और सैटर्न की। ठीक है, इसमें एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स भी आएंगे। ठीक है, एस्टेरॉइड्स जिनकी मैंने बात करी, यहाँ पे इनका बेल्ट होता है मार्स और जुपिटर के बीच में। कॉमेट्स आपको क्यूपर बेल्ट में देखने को मिल देंगे जनरली, जो कि नेपट्यून के बाद होता है। ओके, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये प्लूटो और ये जो 2003 UB, ये सब क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, और ये सब क्यूपर बेल्ट में देखने को मिलते हैं। और इनके अलावा जो ये प्लैनेट्स हैं सभी जो हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में सन के अराउंड रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। देखो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में आई होप आपको डिफरेंस पता हो। कोई बॉडी अगर अपनी ही एक्सिस के अराउंड इस तरह से रोटेट करे तो वो होता है रोटेशन, और कोई बॉडी अगर किसी बॉडी के अलोंग, जैसे ये सेंटर है हमारा सन है, और ये जो अर्थ है ये इस ऑर्बिट के अराउंड सन के आसपास अगर घूम रहा है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो रिवॉल्यूशन होता है ऑर्बिट्स में, ये इन्हीं ऑर्बिट्स में कंट्रोल कैसे होता है? थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और इनकी जो बॉडीज, जो ऑर्बिट्स होती हैं, ये होती हैं एलिप्टिकल टाइप की। ठीक है,
अब देखो मैं ये जो सोलर सिस्टम है उसकी बात कर रही थी, तो एक बार मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। ये होता है हमारा सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। नेपट्यून के बाद आता है हमारा क्यूपर बेल्ट, ठीक है। और इसके भी बाद सोलर सिस्टम के बाद एक आता है हमारा ऊट क्लाउड, OORT, ऊट क्लाउड या ऊट बेल्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। यहाँ पे छोटी छोटी रॉक्स के पार्टिकल्स या फिर छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े जो हैं ये सब पत्थर के फॉर्म में इस तरह से रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड अपनी एक ऑर्बिट में। ये है सेरस, प्लूटो, मेक और एरिस। ये सब क्या हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और ये मोस्टली ये यहाँ पे मिलते हैं क्यूपर बेल्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ मिल सकते हैं। जैसे सीरस है वो आपको यहाँ भी मिला एस्ट्रॉइड बेल्ट के पास में। और कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होते हैं, देखो आपको यहाँ फोटो में देख के पता चल रहा होगा, इनकी एक पीछे टेल होती है। और ये कॉमेट्स जो हैं ये क्यूपर बेल्ट में ओरिजिन होते हैं, या फिर कभी कभी ऊट क्लाउड में जो क्यूपर बेल्ट के भी बियॉन्ड होता है यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। और ये बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ या फिर इनटू द सोलर सिस्टम जब बढ़ते हैं तो इनके पीछे जो ये लाइट का एक निशान रहता है ये जो है इन्हें शूटिंग स्टार का नाम भी दे देता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं रिंग की मैंने बात करी सैटर्न के, और ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ये प्लैनेट्स जो हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सभी एक साथ रिवॉल्व करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन सभी रोटेट भी करते हैं क्या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? नहीं। वीनस और यूरेनस ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो काउंटर क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ध्यान रखिएगा मैं रिवॉल्यूशन की बात कहाँ कर रही हूँ और रोटेशन की बात कहाँ कर रही हूँ। सभी रिवॉल्व तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करते हैं सन के अराउंड, लेकिन रोटेट की बात जब मैं करूं तो बाकी सब तो काउंटर क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस जो हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ओके, और यहाँ आप देख रहे हैं यूरेनस की जो एक्सिस है वो कुछ इस तरह से है। देखो ये एक्सिस नहीं है, बेसिकली ये इक्वेटर आप समझ सकते हो। ओके, और जो जैसे हम बाकी सबका क्या होता है, अर्थ की बात करें तो अर्थ का इक्वेटर ऐसा है, मतलब कि इनकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसी लंबी है, वर्टिकल है। लेकिन यूरेनस में क्या होता है, इनकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसी है, हॉरिजॉन्टल, और जो इक्वेटर है वो इनका ऐसे पड़ता है, ठीक है, मतलब वर्टिकली। तो ये चीज़ एक इनकी यूनिक है कि ये जो है ये पोल टू पोल रोटेट करते हैं अपने, ना कि इक्वेटर के वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो सन की बात करें तो देखिए यहाँ पे सन इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही हमारे कर्ता धर्ता हैं, ठीक है, पूरे यूनिवर्स नहीं कहूँगी, जो हमारा सोलर सिस्टम है पूरे सोलर सिस्टम के यही कर्ता धर्ता हैं, यही एनर्जी के सोर्स हैं हमारे लिए, ठीक है। और इनकी जो एज माने तो एज इनकी 4.6 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। और डायमीटर इनका लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 6000 डिग्री सेल्सियस इसके टेम्परेचर जो है वो इनकी सरफेस पे रहता है, और 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस कोर में। तो आप समझ सकते हैं कितना हॉट होंगे ये, ठीक है, कितना हॉट बॉडी होगी ये। सन जो है यहाँ पे सन का जो मास है वो 3 लाख टाइम्स है टू दैट ऑफ अर्थ। ओके, और सन के जैसे स्टार्स हमारी गैलेक्सी में इतने नहीं हैं। सन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल स्टार है, क्योंकि जो बाकी सारे स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में वो मोस्टली काफ़ी डिम और कूल्ड हैं। और जो स्टार्स इतने डिम एंड कूल्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है रेड ड्वार्फ, ठीक है, रेड ड्वार्फ। ये बेसिकली एक डेथ की तरफ जब कोई स्टार बढ़ता है तो उसकी ये स्टेज आती है रेड ड्वार्फ वाली। ओके, और जो सन है ये मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम का कंपोज्ड है, और जो पूरा सोलर सिस्टम है उसमें 99.8% का जो कंट्रीब्यूशन है मास का वो अकेला सन का है, और बाकी जो बच गया उसमें भी मेजरली जुपिटर और सैटर्न का कंट्रीब्यूशन है। मतलब आप सोच लो अर्थ हमारी कितनी छोटी है। ओके, और सन की मैं बात करूं तो सन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है हर बार कई एग्जाम्स में कि सन का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो सन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो और सन का आउटर स्ट्रक्चर यानी कि एटमॉस्फेयर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये है कोर, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं। ये है रेडिएटिव जोन और ये है कन्वेक्शन जोन। ओके, इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक पार्ट है उसमें यह है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के भी अंदर एक और आता है स्फीयर जो कि है फोटोस्फीयर, और उसके बाद आता है कोरोना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले जो कोर है,
कोर एनर्जी जहाँ पे जनरेट होती है वो एरिया है, ठीक है। और एनर्जी सन में कैसे जनरेट होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से, ठीक है। तो कोर में एनर्जी जनरेट होती है, रेडिएटिव जोन के थ्रू ये जो एनर्जी है ये सरफेस की तरफ आगे निकलने की कोशिश करती है, और उसके बाद कन्वेक्शन जोन के थ्रू ये सरफेस तक पहुंचती है थ्रू हॉट एंड कोल्ड रीजन्स, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड रीजन, ये देखो जैसे ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया, फिर ये हॉट हो गया, फिर ये कोल्ड हो गया, तो ये कन्वेक्शन जोन है, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर की बात करूं सन के, तो यहाँ पे है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के एक अंदर एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है फोटोस्फेयर। उस पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म लेयर होती है। उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर के कंपैरिजन में काफ़ी थिन और काफ़ी कम टेम्परेचर वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देखने को मिलेंगी आपको, और इसके अलावा यहाँ पे कई बार प्रोमिनेंस देखने को मिलता है। प्रोमिनेंस क्या होता है? जब जो सोलर फ्लेयर्स होती है ना, कई बार उन सोलर फ्लेयर्स को ही आप प्रोमिनेंस से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है कोरोना। कोरोना जब आप देखते होंगे सोलर इक्लिप्स होता है, जो बाहर की जो आउटर मोस्ट डिस्क फॉर्म की जो इमेज दिखती है सन की, वो हमको और कुछ नहीं कोरोना दिख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोनाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं, ओके, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ को एमिट करता है। तो ये हमने बात कर ली सन के स्ट्रक्चर की, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं, ये आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स का मतलब क्या है? ये जनरली डार्कर एरियाज होते हैं सन के सरफेस पे, और ये डार्कर क्यों होते हैं? क्योंकि ये कूलर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं और सन स्पॉट्स डार्क क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर कम होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर जो एरियाज हैं, सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स की, और मैंने आपको बताया था दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक जोवियन या फिर गैसियस। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों का क्या है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होंगे? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों टेरेस्ट्रियल हैं। बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून कौन से हैं? जोवियन प्लैनेट हैं। आपको पता होगा, ये देखो आपको इनको देख के ही समझ आ रहा होगा, ये स्मॉलर इन साइज हैं, ये बिगर इन साइज हैं, और मास में भी लार्जर हैं। डेंसिटी इनकी ज़्यादा है, ठीक है, इनकी डेंसिटी कम है, क्योंकि देखो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इनका ज़्यादा है और मास भी इनका ज़्यादा है, ठीक है। तो पर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और इनका वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो वॉल्यूम कम होने के कारण इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये जो है मोस्टली रॉक मटेरियल्स के, मेटल्स के बने हैं। ये मोस्टली गैसेस से बने हैं, गैसेस के कंपाउंड से, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के कंपाउंड से बने हैं। इनकी जो सरफेस होती है ये सॉलिड होती है, इनकी सरफेस सॉलिड नहीं होती है। इसमें जो मून्स हैं बहुत कम होते हैं, इक्का दुक्का मून्स होंगे, जैसे मार्स का एक है और अर्थ का एक है, सॉरी मार्स के दो हैं और अर्थ का एक है। इधर जो है यहाँ मून्स जो हैं बहुत सारे होंगे, साथ ही रिंग्स भी बहुत सारी होंगी। ये सन के पास है, ये सन से दूर है, ठीक है। और इसीलिए इनके जो सरफेसेस हैं वो वार्मर हैं, इनके सरफेसेस वार्मर नहीं है, कोल्ड है। अब देखो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं ये इतने रॉकी हैं, इन पे क्यों गैस का सराउंडिंग नहीं है, जबकि जो जोवियन प्लैनेट्स हैं इन पे ये पूरे गैसेस के बने हैं, ये रॉक्स के बने हैं, ऐसा क्यों? तो देखो इनके दो रीजन हैं। पहला कि जो ये प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे गैसेस जो हैं वो कंडेंस नहीं हो पाती जैसे कि यहाँ हो जाती हैं। यहाँ पे गैसेस कंडेंस होके कंपाउंड्स बना लेती हैं, आइस फॉर्म्स बना लेती हैं। यहाँ पे ये गैसेस कंडेंस नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। कोई भी गैस कंडेंस कब होती है? जब वहाँ टेम्परेचर गिरे, ठीक है, टेम्परेचर कम हो तब। सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न है कि ये जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं ये सन के बहुत पास हैं, इसीलिए यहाँ पे सोलर विंड्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगी, और सोलर विंड्स के इंटेंस होने के कारण जो यहाँ गैसेस हैं वो ब्लो ऑफ हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, क्योंकि सोलर विंड्स इतनी स्ट्रांग है। यहाँ तक सोलर विंड्स पहुँच नहीं पाती, इसलिए यहाँ पे गैसेस स्टिल रहती हैं, ओके। आगे बात करते हैं। देखिए ये मैंने टेबल स्पेशली लगाई है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट कौन सा है, डेंसिटी वाइज क्या है, सबसे ज़्यादा मास कौन से प्लैनेट का है, सबसे ज़्यादा जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो किसका है, सबसे ज़्यादा मून्स किसके हैं, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आया था शायद 2008 या 9 में,
यूपीएससी प्रीलिम्स में कि सबसे ज़्यादा मून्स किस प्लैनेट के हैं, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। एक बार आया था जो सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। अब देखिए, टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है हमारा वीनस, ठीक है। तो वीनस सबसे ज़्यादा हॉट है, जबकि मरकरी सबसे क्लोज है सन के, फिर भी ये उतना हॉट नहीं है जितना वीनस है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है उसके एटमॉस्फेयर में, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। इसीलिए ये जो हीट है उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रैप कर लेती है। यहाँ पे क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं जिसके कारण हीट एस्केप नहीं हो पाती, इसलिए वीनस में सबसे ज़्यादा हीट रहती है, टेम्परेचर रहता है। तो सबसे ज़्यादा हॉट है हमारा वीनस, और उसके बाद है हमारी मरकरी, और उसके बाद जो हॉटनेस है वो कम होती जाएगी। ओके, उसके बाद पीरियड ऑफ रोटेशन देखें तो सबसे कम पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो है किसका, यहाँ पे आप देखिए 9.9 आवर्स है किसका, जुपिटर का। उसके बाद उससे ज़्यादा किसका है, मार्स का। उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा मार्स का है, उससे ज़्यादा किसका है, उससे ज़्यादा है अर्थ का। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस। तो देखो सबसे ज़्यादा जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो है वीनस का, ओके। और सबसे कम जो है पीरियड ऑफ रोटेशन वो है जुपिटर का। तो जिसकी जितनी स्पीड होगी उतना उसका पीरियड ऑफ रोटेशन होगा। अगर जुपिटर की स्पीड ज़्यादा है तो उसका पीरियड ऑफ रोटेशन कम, वीनस की स्पीड कम है इसलिए पीरियड ऑफ रोटेशन ज़्यादा, ओके। और एक डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना है सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन सबसे कम दिनों में कंप्लीट करता है वो कौन है, वो देखो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे 87 डेज में मरकरी, क्योंकि मरकरी सबसे पास में है इसलिए रिवॉल्यूशन भी जल्दी कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिन कौन लगाता है, देखो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है नेपट्यून, क्योंकि सबसे दूर भी नेपट्यून ही है, ओके। फिर डिस्टेंस फ्रॉम सन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डायमीटर की बात करें तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा है मरकरी। पर ऐसा नहीं है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या ऐसा कुछ, सबसे बड़ा जुपिटर है। उसके बाद अगर मैं यहाँ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करूँ तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी, ठीक है। तो ये हमको ट्रेंड याद रखना है, ओके। उसके बाद अगर साइज की बात करें, रैंक की, तो सबसे बड़ा है हमारा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये चारों तो सबसे बड़े हो गए। उसके बाद हमारा आता है अर्थ, तो अर्थ साइज में 5th नंबर पे आता है, ये चीज़ याद रखनी है। और सबसे छोटा है हमारा मरकरी, ओके। मून्स की बात करें तो हमारे अर्थ के पास तो एक ही है हमारा जो मून है, मार्स के पास 2 हैं, फोबोस एंड डीमोस। सबसे ज़्यादा मून है जुपिटर के पास जो कि हैं 79। इनफैक्ट आगे जाके मे बी इसके और मून्स डिस्कवर हो जाएं तो ये नंबर और बढ़ जाए। फिर उसके बाद 62 हैं सैटर्न के, 27 एंड 13 हैं यूरेनस और नेपट्यून के। पर इसमें याद किसके रखने हैं, सबसे ज़्यादा जुपिटर के, सैटर्न के, अर्थ और मार्स के, ठीक है। डेंसिटी वाइज जाएं तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ की है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ की है, फिर है मरकरी की, और सबसे कम है सैटर्न की, ओके। ग्रेविटी इतना तो ये पूछते नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका था, वीनस का था, और सबसे कम टेम्परेचर किसका था, नेपट्यून का। रोटेशन की बात करें तो रोटेशन का पीरियड सबसे ज़्यादा किसका है, वीनस का, और सबसे कम किसका है, वो है जुपिटर का। रिवॉल्यूशन की बात करें तो सबसे कम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है मरकरी का, उसके बाद सबसे ज़्यादा है यूरेनस का। फिर सन से तो आपको पता ही है जो सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग। डायमीटर यानी कि साइज में आप इस वाले कॉलम को रेफर कर सकते हो, रैंक वाले, ठीक है। सबसे बड़ा है जुपिटर और सबसे छोटा है मरकरी, ओके, ठीक है। अब एक एक प्लैनेट को देखते हैं वन बाय वन। तो मरकरी की बात करें सबसे पहले, तो देखो मरकरी जो है ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से, ठीक है। और क्लोजेस्ट प्लैनेट के होने के बाद भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, मैंने आपको बताया वीनस सबसे हॉटेस्ट है। इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के वो नहीं मिलते, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब कुछ नहीं मिलता। और जियोलॉजिकली इनएक्टिव प्लैनेट है ये, ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ना यहाँ पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी जैसी कुछ देखने को मिली है अभी तक। तो जियोलॉजिकली इनएक्टिव माना जाता है इसको। और ये काफ़ी ब्राइट स्टार है, ठीक है, और ब्राइट है लेकिन वीनस से कम ब्राइट है।
ओके। और मरकरी इतना छोटा है कि जो जुपिटर सबसे बड़ा स्टार है उसकी जो सैटेलाइट भी है उससे भी छोटा है मरकरी, ठीक है। गैनीमेड किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की। और टाइटन किसकी सैटेलाइट है? सैटर्न की। इन दोनों से भी छोटा है मरकरी। हालांकि मरकरी मैसिव है, मास इसका ज़्यादा है, ठीक है, गैनीमेड और टाइटन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीनस की तरफ। देखो वीनस सबसे ब्राइट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। मरकरी से भी ज़्यादा हॉटेस्ट और मरकरी से भी ज़्यादा ब्राइटर प्लैनेट है ये। और इसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ के जैसा ही इसके पास जो है एटमॉस्फेयर, काइंड ऑफ कह सकते हो आप, अर्थ के जैसा ही इसके पास एटमॉस्फेयर है। और ये अर्थ के जैसे ही जो है वो सारा फंक्शन करता है। लेकिन एक चीज़ जो इसकी अलग है वो ये कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसके जैसा एक और प्लैनेट क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है, वो है यूरेनस। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और पूरे हमारा जो अर्थ से विजिबल है जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, उसमें थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर सन एंड मून, ठीक है। डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर है इसका, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर है इसका, इसीलिए ये हॉटर भी है। और इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी अर्थ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। और इसका जो एक दिन है वो 243 अर्थ डेज के इक्वल होता है, ठीक है। और इसका जो एक ईयर है वो 224। देखो जब भी मैं बात करती हूँ ईयर और डे की, तो इसका मतलब क्या है? ईयर का मतलब है कि कोई भी प्लैनेट कितनी टाइम में सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जो वीनस है वो सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन 224 डेज में कंप्लीट करता है। और जब भी मैं एक डे की बात करती हूँ तो डे का मतलब है कि कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पे कैसे कितने टाइम में रोटेट करता है। तो जो वीनस है वो 243 डेज लगाता है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि हमारे अर्थ की बात करें तो हम तो 24 घंटे में हमारा एक डे हो जाता है, मतलब 24 घंटे में अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है अपनी एक्सिस के अलोंग। लेकिन अगर हम ईयर की बात करें तो हमारा 365 डेज का एक ईयर होता है, यानी कि सन के अक्रॉस एक जो रिवॉल्यूशन है वो अर्थ की 365 डेज में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे ये तो पूरा जो मामला है वो उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे यूनिक है, तो जो यूनिक चीज़ें हैं वो हमको याद रखनी है, ठीक है। हालांकि वीनस पे कोई वाटर नहीं है, ना ही कंप्लीट ऑक्सीजन लेवल है जो कि सफिशिएंट हो लाइफ के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, देखो हमने देखा कि वीनस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी थिक एटमॉस्फेयर है, हालांकि ऑक्सीजन और वाटर नहीं है। तो इसी से मुझे एक चीज़ याद आई, हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक जोन कहते हैं इसे, ठीक है। हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक जोन यानी कि किसी स्टार के आसपास ऐसी लोकेशन, ऐसी कंडीशंस वाली लोकेशन जहाँ पे ऐसा टेम्परेचर हो जिसमें कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो ना टेम्परेचर बहुत कम हो, ऐसे वाले रीजन को कहते हैं गोल्डीलॉक जोन, जहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस हो सके, लाइफ एग्जिस्ट हो सके, उसको कहते हैं गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन, ठीक है। तो वीनस, अर्थ, ये सब हमारे गोल्डीलॉक जोन में ही आते हैं। लेकिन जो अर्थ है सिर्फ उसी पे लाइफ है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि गोल्डीलॉक जोन क्या है, मैंने आपको बता दिया। क्या गोल्डीलॉक जोन में सिर्फ अर्थ आता है? नहीं, गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन में बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं, वीनस, अर्थ, मार्स, लेकिन लाइफ जो है सिर्फ अर्थ पे अभी तक मिली है। ओके, आगे बढ़ते हैं अर्थ की तरफ। देखो अर्थ के बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने बस आपको छोटा सा इंट्रो दिया है कि लार्जेस्ट है इनर प्लैनेट्स का। इनर प्लैनेट्स यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अलावा ये अकेला प्लैनेट है जिसमें लाइफ है अभी तक। एक दिन हमारा कंप्लीट होता है 23 आवर्स 56 मिनट में, यानी कि अर्थ पूरा अपनी एक्सिस पे रोटेट कर लेता है इतने टाइम में। और एक साल 365 डेज एंड लगभग 6 आवर्स, ये है हमारा रेवोल्यूशनरी पीरियड। ओके, ये 23.5 डिग्रीज पे अपनी एक्सिस में इंक्लाइंड है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि यूजुअली आप सोचते होंगे कि अर्थ इस तरह अपनी एक्सिस पे होगा, लेकिन अर्थ इस तरह नहीं, बल्कि अर्थ इस तरह अपनी एक्सिस पे है, ठीक है। मतलब अर्थ जो है इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है। ओके,
अब देखिए मून की बात करें तो मून जो है एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, खुद के एक्सिस पे रोटेट करती है। इसके अलावा सन के अलोंग भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो जो मून है उसका डायमीटर सिर्फ 1/4 है टोटल अर्थ के, लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर है हमसे और टाइडली लॉक्ड है। देखो टाइडली लॉक्ड होने का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूपीएससी में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम अर्थ से मून को देखते हैं तो हम हमेशा मून का सिर्फ एक फेस देखते हैं, सिर्फ एक फेस हमको मून का दिखता है, दूसरा फेस हमने कभी मून का नहीं देखा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मून है, मून का अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करने का पीरियड है और जो पीरियड पे मून अर्थ के अक्रॉस रिवॉल्व करता है, वो दोनों जो पीरियड्स हैं वो सेम है। इसीलिए हमें मून का सिर्फ एक साइड देखने को मिलता है, दूसरा साइड देखने को मिलता ही नहीं है। इसे कहते हैं टाइडली लॉक होना, ठीक है। इसीलिए सिर्फ एक साइड हमको मून का दिखता है और ये जो पीरियड है 27.5 डेज है, लगभग 28 डेज आप कह सकते हैं। 28 डेज में लगभग मून अपना एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन साथ में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू कीप अ स्टेप ऑन मून एंड उसके अलावा बस आल्ड्रिन, ठीक है। ये दोनों पर्सन्स थे, ये दोनों पर्सनल्स थे जिन्होंने सबसे पहले मून पे अपना कदम रखा और ये अपोलो 11 मिशन से गए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अपोलो 11 मिशन कौन सी कंट्री ने भेजा था, ठीक है। यहाँ पे एक सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मिलती है। देखो जो मैंने बात करी कि सिर्फ एक फेज हमको दिखता है मून का, तो जो दूसरा फेस है उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सी है जिसको नाम दिया गया है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। और एक और है लिब्यूटी माउंटेन, ठीक है। लिब्यूटी माउंटेन है, इसको आप कह सकते हैं कि ये मून के ऊपर एक माउंटेन रेंज है या माउंटेन हिल है, वो पाई गई है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि मून जो है मैंने आपको बताया 1/4 है डायमीटर में, वैसे ही मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो लगभग 1/6 है अगर अर्थ की बात करें उसके कंपैरिजन में। उसके अलावा साइज भी मून की 1/4 है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। मून के ऊपर कोई साउंड नहीं जाती, ठीक है। और मून की स्टडी को क्या कहते हैं, सेलिनोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मून को फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि मून को ऐसा माना जाता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मून को माना जाता है कि मून और कुछ नहीं अर्थ का ही एक टुकड़ा है, तो इसीलिए इसको फॉसिल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो इनका जो ओरिजिन हुआ मून का, इसके पीछे जो थ्योरी है उसका नाम है बिग स्प्लैट थ्योरी। बिग स्प्लैट थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो अर्थ है उसमें से ही एक जो पोर्शन है वो निकला है और उसी पोर्शन से मून बना है, ठीक है। तो उसी पोर्शन से मून बना है, तो जो स्प्लैट हुआ अर्थ और एक कॉमेट के बीच में या दूसरी बॉडी के बीच में, उसको बिग स्प्लैट का नाम दिया है और उसी का रिजल्ट माना जाता है मून। इसीलिए मून को फॉसिल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। देन बात करते हैं मार्स की। मार्स पे कई सारे मिशन हमने भेजे हैं, तो मार्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण ही यहाँ पे जो कलर है रॉक्स का वो रेड देखने को मिलता है। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक लार्जेस्ट वॉल्केनो जो है हमारा माउंटेन एक सोलर सिस्टम का, वो यहाँ देखने को मिलता है। हाईएस्ट नोन माउंटेन जो है वो भी यहाँ देखने को मिलती है। तो एक तो वॉल्केनो और माउंटेन है जो मार्स की, वो फेमस है जिसका नाम क्या है, ओलंपस मॉन्स, ठीक है। ये एक शील्ड वॉल्केनो है। शील्ड वॉल्केनो क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप इसके बारे में फिक्र मत कीजिए। दो तरह के वॉल्केनोज होते हैं, शील्ड एंड कंपोजिट, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि मार्स जो है ये एक प्लैनेट है जिसका नाम है, रेड प्लैनेट भी कहते हैं इसको, और ओलंपस मॉन्स जो है ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है मार्स का और हाईएस्ट नोन माउंटेन है पूरे सोलर सिस्टम की। इसके अलावा वेल्स मेरिनस, ठीक है, ये जो है लार्जेस्ट कैनियन है सोलर सिस्टम का, ओके। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दो इरेगुलरली शेप्ड मून्स हैं यहाँ पे, फोबोस एंड डीमोस। जो मार्स है इसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं अर्थ से, और ये अर्थ से लेस डेंसर है। अर्थ के वॉल्यूम का सिर्फ 15% वॉल्यूम है इसका और सिर्फ 11% मास है।
एटमॉस्फेयर है इसमें, तभी मैंने कहा कि ये भी गोल्डीलॉक्स जोन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे लाइफ के चांसेस अभी हमको दिखे नहीं है, मतलब लाइफ के एविडेंसेस यहाँ हमको देखने को नहीं मिले हैं। देखो यहाँ पे मिथेन मिली है हमको, ऑक्सीजन वाटर के भी ट्रेसेस मिले हैं, आर्गन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के भी ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अभी तक लाइफ हमने नहीं समझ पाए हैं कि लाइफ है या नहीं है। इसके लिए कई सारे इस पे मिशंस भेजे जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से मिशंस अभी रिसेंटली भेजे गए हैं नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो, इन सब के द्वारा ओके मार्स पे। एंड इससे बहुत ज़्यादा मार्स के जैसे ही मार्स के जो सीजन है बहुत ज़्यादा अर्थ के जैसे ही मिलते हैं, क्योंकि जो रोटेशनल एक्सिस है, जैसे हम 23.5 डिग्री पे रोटेटेड है, एक्सिस पे रोटेट करते हैं 23.5 डिग्री जो एक्सिस है उस पर टिल्टेड है, उसी तरह मार्स भी टिल्टेड एक्सिस पे ही रोटेट करता है, इसलिए सीजन्स जो हैं वो कुछ हद तक इसी के जैसे मिलते हैं, अर्थ के जैसे ही। तो एक चीज़ यहाँ से डिराइव हुई कि सीजन्स जो हैं वो जो अर्थ की जो टिल्टेड एक्सिस है उसके कारण ऐसे हैं जैसे अभी है ओके। जुपिटर की बात करते हैं। देखो जुपिटर जो है इसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, पूरी तरह से गैसियस प्लैनेट है और सबसे बड़ा प्लैनेट है। 4 सबसे बड़े मून्स इसके कौन कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। गैनीमेड इज द मोस्ट फेमस वन, ठीक है, और इनको गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि गैलीलियो ने इनको डिस्कवर किया था। गैनीमेड जो है ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की ओके, और ये खुद अकेला मरकरी से भी बड़ा है और अर्थ के मून से लगभग 3 गुना बड़ा है। थर्ड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में आफ्टर मून एंड वीनस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए जुपिटर के बारे में। अब आगे देखें सैटर्न की बारी। देखो सैटर्न के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सैटर्न जो है मैंने आपको बताया था रिंग्स जो हैं ये जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न इन चारों में देखने को मिलती है, लेकिन जो विजिबल होती हैं वो सिर्फ सैटर्न की होती हैं, ठीक है। तो ये जो सैटर्न की रिंग्स हैं वो आइज एंड आइस कवर्ड रॉक से बनी है। टाइटन इनका सबसे बड़ा मून है, ठीक है, और टाइटन इसका सबसे बड़ा मून है, लेकिन पूरे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मून्स किसके हैं? जुपिटर के हैं, उसके बाद सैटर्न के हैं ओके। और ये जो टाइटन है ये ना सिर्फ एक सैटेलाइट है, लेकिन इस पे एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो खुद हमारे मून पे देखने को नहीं मिलता वो टाइटन पे देखने को मिलता है। फिर यूरेनस की बात करूँ तो देखो यूरेनस की कुछ खास बातें हैं। पहला तो ये उल्टा रोटेट करता है, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बाकी सब रोटेट करते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है अलोंग विथ वीनस। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो सैटर्न है, सैटर्न का जो एक्सिस है वो इस तरह कुछ होगा, ठीक है, और सैटर्न का जो इक्वेटर है वो कुछ इस तरह होगा हमारे अर्थ जैसा ही, ठीक है। लेकिन यूरेनस के केस में क्या है ना कि यूरेनस अगर ऐसा है तो यूरेनस कैसे रोटेट करता है? इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है और इक्वेटर इसका ऐसा होता है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज नियरली प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो हमने यूरेनस को भी डिस्कस कर लिया। आगे बात करते हैं नेपट्यून की। तो देखिए नेपट्यून और यूरेनस इन दोनों को कहा जाता है ट्विन्स ऑफ आउटर सोलर सिस्टम। हमने बात की थी ट्विन्स ऑफ इनर सोलर सिस्टम की भी, जो कि कौन कौन थे? वीनस और अर्थ। वैसे ही आउटर सोलर सिस्टम के जो ट्विन्स हैं वो यूरेनस और नेपट्यून हैं, क्योंकि इन्हें आइस जाइंट्स भी कहा जाता है। देखो जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। नेक्स्ट बात करते हैं प्लूटो की। तो देखो प्लूटो जो है सबसे पहले जब बात करें तो ये इसको 9 प्लैनेट्स में कंसिडर किया जाता था, प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम में कंसिडर किया जाता था, और माना जाता था कि सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये जो है इसकी एक नई डेफिनेशन आई प्लैनेट की, जिनमें इन्होंने प्लैनेट को क्लियरली डिफाइन किया, और उसके अंदर ये माना गया कि प्लूटो जो है इस कंडीशंस पे, जो ये 4 कंडीशंस हैं, इन पे खरा नहीं उतरता, और इसीलिए इसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 2006 में हुआ था। अभी के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो प्लूटो जो है ये लार्जेस्ट नोन ऑब्जेक्ट है क्यूपर बेल्ट में। क्यूपर बेल्ट मैंने आपको बताया था नेपट्यून के भी बाद जो बेल्ट आता है वो है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। तो क्यूपर बेल्ट में ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। शेरॉन इसका सबसे बड़ा मून है, ठीक है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्पेस स्टडीज से डील करती है।
इसके अकॉर्डिंग प्लैनेट की जो डेफिनेशन है उसके लिए 4 कंडीशंस है। पहला कि जो भी बॉडी है वो सन को ऑर्बिट करे, जो कि प्लूटो करता था, ये सही है, ठीक है। सेकंड था इट हैज सफिशिएंट मास टू अज्यूम नियरली राउंड शेप, तो इतना मास हो उस बॉडी का कि वो राउंड शेप को कंसिडर कर पाए, राउंड शेप को अज्यूम कर पाए, ठीक है। तो ये भी सही था, प्लूटो का भी राउंड शेप था, स्फेरिकल शेप ही था, ठीक है। इट इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ एनी अनदर ऑब्जेक्ट, तो ये भी सही था, ये भी प्लूटो फुलफिल करता था कि प्लूटो किसी की सैटेलाइट नहीं था, अपने आप में एक बड़ी बॉडी था जो कि सन के अराउंड रोटेट करती थी, रिवॉल्व करती थी। इसके अलोंग भी प्लूटो के भी अक्रॉस एक और मून रिवॉल्व करता था जो कि शेरॉन है। इसके अलावा और भी मून्स हैं प्लूटो के। चौथी कंडीशन जो कि प्लूटो सेटिस्फाई नहीं करता वो ये है कि द प्लैनेट या द बॉडी शुड हैव रिमूव्ड डेब्रिस एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एरिया अराउंड इट्स ऑर्बिट, यानी कि अगर सन ये है और इसके आसपास ये ऑर्बिट है जिसके अक्रॉस जो है प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अक्रॉस, जो भी बीच में डेब्रिस या फिर जो भी अलग अलग बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज बीच में पड़ती हैं, वो जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट को इस प्लैनेट ने क्लीन कर दिया हो, और ये जो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज या रॉक्स या जो भी चीज़ें डेब्रिस बीच में आ रहा है उन सबको यहाँ से रिमूव कर दिया हो इस प्लैनेट ने। ये चौथी कंडीशन थी जो कि प्लूटो नहीं सेटिस्फाई कर पाया, क्योंकि कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स थे प्लूटो के रास्ते में जो कि प्लूटो नहीं हटा पाया, ठीक है। तो ये कंडीशन थी जो प्लूटो नहीं सेटिस्फाई कर पाया, इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? तो ड्वार्फ प्लैनेट वो है जो शुरू की 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे लेकिन चौथी को सेटिस्फाई ना कर पाए, ठीक है। जो अपने आसपास का जो डेब्रिस है अपनी ऑर्बिट के अराउंड उसे क्लियर ना कर पाए, वो होता है ड्वार्फ प्लैनेट। और ड्वार्फ प्लैनेट हमारे यहाँ 3 है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, इससे पहले वाली स्लाइड में। यहाँ पे आप देखिएगा, ये है हमारा जो सोलर सिस्टम, ये ठीक है। और ये सोलर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा नेपट्यून के बाद ये जो है क्यूपर बेल्ट, और ये एरिस, ये प्लूटो, ये मेकमेक, सेरस, ये सब क्या है? ये सब ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सेरस के आसपास ये देखो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसीलिए ये सेरस प्लैनेट नहीं बन पाया। प्लूटो, मेकमेक, एरिस के पास ये क्यूपर बेल्ट है और दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, इसीलिए ये अलग से एक बॉडी, अलग से प्लैनेट नहीं बन पाए, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने प्लूटो तक की बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे जो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट है और क्यूपर बेल्ट है उसकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट, सबसे पहले एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एस्टेरॉइड और कुछ नहीं है, रेमिनेंट्स हैं। जो प्लैनेट्स बने थे, तो जो ये प्लैनेट्स बने थे उनके जो रिमेनिंग बॉडीज बच गई, जो रिमेनिंग डेब्रिस बच गया, जो रिमेनिंग रॉक स्ट्रक्चर्स बच गए, उससे एस्ट्रॉइड्स बने। और ये एस्ट्रॉइड्स जो थे इन्होंने अपना एक बेल्ट बना लिया, एक अपना एरिया बना लिया, और ये सन के अराउंड रोटेट करने, रिवॉल्व करने लगे, सॉरी। तो ये सभी बेल्ट बना के सन के अक्रॉस रिवॉल्व करने लगे, और ये जो बेल्ट है ये मार्स और जुपिटर के बीच में देखा जाता है, ठीक है। मेनली इसमें रिफ्रैक्टरी रॉक्स और मेटेलिक मिनरल्स देखे जाते हैं, कुछ आइस रॉक्स भी देखे जाते हैं। और जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में हों, और भी कुछ इंडिपेंडेंट एस्ट्रॉइड्स हैं जैसे रॉक स्ट्रक्चर्स हैं जो बीच में सेलेस्टियल बॉडीज पे के आसपास भी रोटेट करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड जो है वो है सेरस, ठीक है। सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है सेरस, और सेरस एक एस्ट्रॉइड होने के साथ साथ एक ड्वार्फ प्लैनेट भी है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था लास्ट इमेज में। उसके अलावा क्यूपर बेल्ट की मैंने बात की थी, ये भी एक रिंग ऑफ डेब्रिस है, जैसे एस्ट्रॉइड है वैसे ही क्यूपर बेल्ट है। ये मिलता है हमको नेपट्यून के बाद। यहाँ पे हमको दिखते थे रॉक्स, यहाँ पे हमको दिखती हैं मेजरली आइस पार्टिकल्स, आइस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये आफ्टर बियॉन्ड नेपट्यून मिलता है हमको, ठीक है। अब एक लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, सॉरी कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? देखो, कॉमेट एक आईसी बॉडी होती है, आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी होती है, आइस की बॉडी होती है, ठीक है। और ये जब सन के पास से गुजरती हैं तो ये हीटअप हो जाती हैं सोलर रेडिएशंस के कारण, सोलर विंड्स के कारण, जिसके कारण इनके पीछे एक कॉमा जैसा, कॉमा कैसा होता है? ऐसा होता है ना, कॉमा जैसा पीछे एक टेल दिखती है इनके,
ठीक है, जो क्यों दिखती है, क्योंकि ये जो आइसी बॉडी है जब ये हीटअप हो जाती है तो जब ये बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करती है तो पीछे एक लाइट स्ट्राइक दिखती है इसके, जो कि कॉमा टाइप में होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमेशा आप देखेंगे तो इसको कई सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे फायर स्टार नाम दिया जाता है, शूटिंग स्टार नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये मेनली फ्रोजन गैसेस की बनी होती हैं। और ये गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसकी गैसेस होती हैं जिससे ये बनी होती है। ओके, कई बार इसमें रॉक्स और मेटेलिक मिनरल्स भी होते हैं। सबसे फेमस जो कॉमेट है हेलीस कॉमेट रहा है आज तक। लार्जर कॉमेट है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमेट है, और ये हर 76 ईयर्स में अर्थ के बहुत करीब से गुजरता है। लास्ट ये आया था 1986 में। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कॉमेट की बात करें, मीटियोरॉइड क्या होता है? मीटियोरॉइड क्या है? जब भी कोई एस्टेरॉइड, कॉमेट या फिर कोई और सेलेस्टियल बॉडी का कोई रेमिनेंट, कोई सॉलिड डेब्रिस बच जाता है और वो जो स्पेस है, इंटरप्लेनेटरी स्पेस है, उसमें फ्लोट करने लगता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मतलब कोई ऑर्बिट में नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली फ्लोट कर रहा है स्पेस में, तो उस केस में वो मीटियोरॉइड बन जाता है। और मीटियोरॉइड, मीटियोर कब बनता है? जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है अर्थ के। तो अर्थ के जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा और हाई स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, और क्योंकि अर्थ की तरफ वो बहुत तेज़ी से आ रहा है तो उसमें हीट जनरेट होगी। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण, तो उस टाइम पे इसे मीटियोर कहेंगे। तो मीटियोरॉइड जो है वो मीटियोर बन गया जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया और बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगा या फिर किसी और प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, उसके बाद मीटियोर जो है, मीटियोर को शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, मीटियोर जो है वो मीटियोराइट कब बनता है? जब जो मीटियोर है, मीटियोर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है, वो जब पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ है एटमॉस्फेयर में ही और उसका कोई रेमिनेंट अर्थ पे आके गिरा, तो उसे कहेंगे मीटियोराइट। ठीक है, और ये सर्कुलर डिप्रेशन क्रिएट कर जाता है जब ये अर्थ पे गिरता है। ठीक है, तो सपोज कोई मीटियोर या जैसे एस्ट्रॉइड है, कॉमेट है, उसका कोई पोर्शन जो मीटियोर बन के अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया था, ये पूरी तरह से बर्न अप ना होके अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरा मीटियोराइट फॉर्म में, और इसने एक यहाँ पे मीटियोर क्रेटर का फॉर्म करा। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ, इसीलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आके इसने क्रेटर बना दिया, जिसको बोलेंगे मीटियोराइट क्रेटर। और ये क्या है? और कुछ नहीं है, एक डिप्रेशन, एक खड्डा, एक खड्डे जैसा आप समझ सकते हैं। आपको ये, इसका मैं एग्जांपल दूं मीटियोराइट क्रेटर क्या है, तो आपने लोनार लेक के बारे में सुना होगा, महाराष्ट्र के। लोनार लेक कैसे बना था? ऐसे ही बना था, जब अर्थ पे एक मीटियोर जो है वो स्ट्राइक किया और जो अर्थ पे गिरा वो, तो उसने एक खड्डा कर दिया जिसके कारण उस लेक का, लोनार लेक का जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ। तो ये होता है मीटियोराइट क्रेटर। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है ये वाला टॉपिक। इसमें कुछ पोर्शन बचा है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये 2011 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स? तो एस्टेरॉइड एंड कॉमेट के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। तो देखिए, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स। ठीक है, और कॉमेट्स क्या होते हैं? फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रॉइड रॉक से बने होते हैं, जबकि कॉमेट्स जो होते हैं मोस्टली गैसियस होते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल भी इंक्लूडेड होता है। एस्टेरॉइड जो है ये मोस्टली जुपिटर एंड मार्स के बीच में मिलते हैं, जबकि कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज एस्टेरॉइड का तो सही दिया है कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में मोस्टली मिलते हैं, लेकिन कॉमेट्स जो हैं इतनी पास नहीं मिलते सन के, ये मिलते हैं बियॉन्ड नेपट्यून यानी कि क्यूपर बेल्ट में। ओके, और उसके भी बियॉन्ड में मिलते हैं, ऊट क्लाउड से भी कई बार आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज कॉमेट्स शो अ परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉमेट्स की एक टेल देखी जाती है, जबकि एस्ट्रॉइड की कोई टेल नहीं देखी जाती। ये अपने ऑर्बिट में प्रॉपरली, ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, इसलिए इनकी कोई टेल नहीं देखी जाती। ठीक है, इनको कोई फ्रिक्शन का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 1 and 3 ओनली। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।
हमने यहाँ पे पूरी तरह से इस टॉपिक को डिस्कस किया है। जो टॉपिक्स हमारे इस वाले ही टॉपिक में बचे हैं उसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप इन जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, इनको रिवाइज कीजिएगा, इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।